तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, कक्षा 10वीं का हमारा जो सीरीज लगातार चल रहा है, आज हम पहुंचे हैं एक नए अध्याय की ओर, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जिसे कि अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन आपको बताने वाले हैं। अगर ये इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो आगे इस प्रश्नावली से इस अध्याय की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, आपको उनको हल करने में कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। आइए हम चलते हैं अध्याय 4 द्विघात समीकरण की ओर, जहां पर जैसे कि चैप्टर का जो नाम है द्विघात समीकरण, द्विघात से आशय है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है, उसे हम द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर द्विघात समीकरण लिखा है, तो द्विघात समीकरण की सीधी सी परिभाषा है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 2 होती है, क्या कहलाता है बेटा? द्विघात समीकरण कहलाता है। जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी हो? 2 हो, तो वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता है। बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की, अर्थात मानक रूप की। तो जैसे हमने पहले चैप्टर, जो हमारा पिछला चैप्टर था बहुपद था, बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? अगर हम बहुपद के बराबर में 0 लगा देंगे बेटा, तो वो हमारा एक समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना? बहुपद का मानक रूप या द्विघात समीकरण के मानक रूप में बस अंतर इतना सा है कि समीकरण के मानक रूप के बराबर में 0 लगा दिया जाता है और बहुपद में 0 नहीं होता है। तो इसका जो मानक रूप बनेगा यहाँ पर, वो हमारा बनेगा ax² bx + c = 0। एक शर्त और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो a है बेटा, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x² का हमारा जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना हम उसको द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा द्विघात समीकरण को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिखा 2x² + 2x + 2, इतना मैंने लिख दिया, ठीक है ना? और इसके बराबर में बेटा हमने 0 लिखा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? आप बोलेंगे हाँ सर, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है ना? उसके बाद हम चर्चा करेंगे, यदि हमने लिखा 3x² + 4 = 0, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? तो यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण? इसमें जो x का पद है वो हमें दिया नहीं है, तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा, लेकिन x² का मान हमें दिया हुआ है, x² का गुणांक और अचर पद हमें दिया हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है? यदि हम लिखें 2x³ और यहाँ पर 2x² + 5x + 2 = 0, क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है? जैसे कि हमें देखने से पता चल रहा है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना? तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अधिकतम जो पावर है, अधिकतम जो घात है 3 तक का पहुंच गया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हम कुछ उदाहरण लेंगे और उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है, वो पॉइंट है तीसरे नंबर का, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। तो बेटा यहाँ पर जो हम चौथे अध्याय में द्विघात समीकरण को हल करने की 2 विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। पहली
पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि जिसमें हम क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंडों के रूप में तोड़ के उसके दो मान निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो दूसरी विधि है वो है हमारी सूत्र विधि। सूत्र विधि या हम उसको श्रीधराचार्य विधि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। तो यहां पर हम दो विधियों के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करने वाले हैं। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आता है डिस्क्रीमेंट, अर्थात इसका विविक्त कर। विविक्त कर जो होता है द्विघात समीकरण का बेटा, वो हमारा हमें d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति पर। यहाँ पर हमें कुछ जो मूल मिलने वाले हैं उनकी तीन प्रकृति यहाँ पर हमें मिलने वाली है, तो हम उन पर चर्चा करेंगे। लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति पे हम चर्चा करेंगे। पहली जो कंडीशन मिलेगी बेटा, पहली जो कंडीशन मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, d बड़ा है यदि 0 से, d ग्रेटर देन 0। अगर d हमारा 0 से बड़ा होता है तो यहां पर हमें दो भिन्न और ऐसे वास्तविक मूल मिलने वाले हैं। दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है ना। अब इस पे हम चर्चा करेंगे डिटेल्स में। और दूसरा जो है, यदि d का वैल्यू हमारा 0 के बराबर है तो हमारे कैसे होंगे, दो बराबर मूल होंगे। कैसे होंगे, दो बराबर मूल होंगे, ठीक है ना। और तीसरी जो कंडीशन है, यदि d का मान छोटा है 0 से, अर्थात 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक और 0 से बड़ा मतलब धनात्मक, ठीक है। यदि d का मान 0 से छोटा है तो बेटा हमें यहाँ पर कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। बस इतनी चीजें अगर आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया बेटा, तो ये जो हमारा चौथा अध्याय है, इस अध्याय को करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं जाने वाली है। आइए हम कुछ उदाहरणों के द्वारा यहाँ पर मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाले हैं, या यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि और सूत्र विधि दोनों विधियों से हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले एक उदाहरण की ओर। उदाहरण को लेकर चलेंगे और उसको हम गुणनखंड विधि और सूत्र विधि से हल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है बेटा, इसको हम समझेंगे दोनों विधियों के द्वारा हल करके आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। लिखेंगे पहले गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है बेटा, इन दोनों का गुणा किया जाता है, अचरपद और x स्क्वायर के गुणांक का करेंगे 2x स्क्वायर इंटू 3, तो ये हमें मिलेगा 6x स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका हम गुणा करें तो हमारा 6x स्क्वायर आए, और यदि हम जोड़ें या घटाएं तो हमारा माइनस का 5x आना चाहिए, ठीक है ना। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं,
कौन कौन सी दो संख्याएं, माइनस का 2x और इनटू में माइनस का 3x। जब माइनस माइनस का गुणा होगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, 2 का 3 में गुणा होगा तो 6 होगा और x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने दो संख्याएं कौन कौन सी ली, माइनस का 2x और माइनस का 3x लिया, इनका गुणा किया तो प्लस का 6x स्क्वायर आया और जब इनको जोड़ देंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x तो ये जो आएगा हमारा माइनस का 5x आएगा। ठीक है, हमने क्या बोला था, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5x आए और गुणा करने पर प्लस का 6x आ जाए। तो हमने कौन कौन सी दो संख्या में तोड़ा इसको, माइनस का 2x और माइनस का 3x में। तो यहां पर हम लिखेंगे अब इसको 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। उसके बाद में बेटा यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, एक सी चीज क्या दिख रही है इतने में, तो इधर 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x स्क्वायर है और इधर x है, तो यहाँ से हमें 2x कॉमन मिलेगा, बाहर निकालेंगे, अंदर हमारा बचेगा x माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन मिलने वाला, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 3 को बाहर निकालेंगे x। अच्छा, ये हम क्या करेंगे, इसको हाँ माइनस ही रहने देंगे, माइनस माइनस का गुणा होगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस का 1 इज इक्वल टू में 0। अब यहां पर x माइनस 1 को एक तरफ लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 को, और इसको रख देंगे हम 0 के बराबर। ठीक है ना। एक बार बेटा जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये हमारा x माइनस 1 बराबर 0, तो ये x का जो वैल्यू आएगा वो 1 आ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो, और यहां पर जब हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 3 और x का जो वैल्यू आएगा 3/2। इस प्रकार से हमें x के यहाँ पर दो मान मिल चुके हैं। ठीक है ना। कौन सी विधि के द्वारा इसको हमने हल किया है बेटा, इसको हमने हल किया है गुणनखंड विधि के द्वारा। आइए चलते हैं हम अगली विधि की ओर, जिसका नाम है सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। इसका एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सेकंड जो है सूत्र विधि। सूत्र विधि, इसका जो फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर रहता है और इसके सभी के अपमान में रहता है बेटा 2a। ठीक है ना। इस वाले फार्मूले में हम मान रख के यहाँ पर x के मान निकालने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे a का वैल्यू क्या है, 2 है, b का वैल्यू माइनस का 5 और c का वैल्यू क्या है, 3 है। लिखेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस का 5 और c इज इक्वल टू 3। अब हमने इसकी इस वाले सूत्र से तुलना कर दी है। रखेंगे इसमें मान रखेंगे बेटा x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू माइनस का 5 रख देंगे, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये रूट लगाएंगे, उसके बाद b स्क्वायर का मान बेटा इधर माइनस का 5 और इस पे स्क्वायर लगा है माइनस 4। a का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है और c का वैल्यू 3 दिया है और सबके अपमान में क्या है बेटा, इधर 2 और a का वैल्यू कितना है, ये 2 रख देंगे। ठीक है ना। अब हम आगे इसको हल करेंगे। ये माइनस का जब यहां से ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 प्लस माइनस, ये 5 का जो वर्ग आएगा, यदि इस पे ऋण 5 पे 2 की घात है, मतलब ऋण 5 गुणे ऋण 5, ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा और 5 और 5 का गुणा होगा तो 25 हो जाएगा, मतलब धन के 25 मिलने वाले हैं। तो इधर लिख देंगे प्लस के 25 माइनस, अब 4 का गुणा करेंगे, 2 में 4 गुना होता है 8 और 8 किया होता है बेटा 24, तो ये हमें कितना मिलने वाला, माइनस का 24 और बटे में क्या लिखा है, 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है।
उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को घटाएंगे बेटा तो हमें प्लस का 1 मिलेगा और ये रूट लगा है और इसके अपॉन में हमारा 4 दिया है। एक चीज याद रखना है, प्लस 1 का जो रूट होगा बेटा, ये जो रूट होगा ये होता है हमारा 1 के बराबर, ठीक है ना। इसका जब हम स्क्वायर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4, ठीक है ना। एक बार हम धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे। लिखेंगे यहां पर प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 और यहां पे अपॉन में 4, तो x का वैल्यू कितना आएगा 6 अपॉन 4, अर्थात ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, x का वैल्यू कितना निकल के आया 3 अपॉन 2, ठीक है ना। और दूसरा हम लेंगे क्या, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो x इज इक्वल टू 5 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो 4 बचेगा, 4 अपॉन 4, ये जो होगा वो हमारा 1 के बराबर होगा, अर्थात x का हमारा मान क्या निकल के आएगा 1 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा गुणनखंड विधि के द्वारा भी हमने x के मान निकाले हैं। तो x का एक बार मान हमारा 1 आया है और एक बार हमारा 3/2 आया है। और दूसरी जो विधि है श्रीधराचार्य विधि या सूत्र विधि के द्वारा भी इसी क्वेश्चन को हमने हल किया है। तो x का मान हमारा यहाँ पर एक बार 3/2 और एक बार 1 आया है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को दोनों विधियों के द्वारा हल करके यहाँ पर आपको बताया है। इस प्रकार के सवाल आगे की प्रश्नावलियों में आपको मिलने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं एक और सवाल को लेकर, और जिसमें हम मूलों की प्रकृति का पता लगाने वाले हैं कि मूल हमें किस प्रकार के मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के द्वारा हम क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति पता करने वाले हैं कि मूल हमें कैसे मिलने वाले हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले हम इसका d निकालेंगे, अर्थात विविक्त कर निकालने वाले हैं, जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा b का वैल्यू माइनस का 4 है और a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 4 है। रखेंगे इसमें d इज इक्वल टू, b का वैल्यू क्या बताया मैंने, माइनस का 4 का वर्ग हो जाएगा -4। a का वैल्यू इधर क्या है, a का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है और c का जो वैल्यू है वो हमारा 4 दिया हुआ है। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 16 और ये भी हमारा हो जाएगा 16 और d का जो वैल्यू निकल के आया वो क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। अगर d का वैल्यू हमारा 0 निकलता है तो अभी हमने क्या शर्त बताई थी, दूसरी शर्त, अगर d बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। दो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे हमें बराबर मूल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। करते हैं इस क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि। लिखेंगे बेटा, लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब इसका और इसका गुणा किया जाता है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। और ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर धन का 4x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ऋण का 2x आए, तो हमने कौन कौन सी ले ली संख्याएं, एक लिया माइनस का 2x और इंटू में माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर और इसको जब हम जोड़ेंगे माइनस का 2x और माइनस का 2x तो आ जाएगा माइनस का 4x।
तो हमने माइनस के 2x और माइनस के 2x में इसको तोड़ दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे बेटा, x इधर है, यहाँ पे भी x है, x को बाहर निकालेंगे, अंदर एक x बचेगा और ये 2 बचेगा। यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, इधर से हम 2 निकालने वाले हैं, तो अंदर हमारा x और ये माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 एक तरफ लिखेंगे और दूसरी तरफ भी हमारा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां पर बेटा दोनों मान सेम है, x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, फिर से x माइनस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो हमारा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये कब निकला, जब हमने ये वाला लिया, और इसको भी जब हम लेंगे तो सेम मान निकलने वाले हैं। इसका भी हमारा जो वैल्यू आएगा बेटा वो 2 आएगा। हमने अभी क्या बोला था, यदि हमारा विविक्त कर का मान 0 के बराबर होता है तो दो हमें कैसे मूल मिलने वाले हैं, समान मूल मिलने वाले हैं, अर्थात x के दोनों मान हमें यहाँ पर सेम प्राप्त हो गए हैं, एक से मिले हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार